हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकशां फिर एक नए क्लास में हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते ही होंगे। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? तर्क और स्थापना है। हमारा असर्शन क्या कहता है? बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। कौन सही है बताइए? ए सही है, बी गलत है? क्या है? बी सही है या ए गलत है? तो यहाँ हमारा ए गलत और आर सही होगा। ठीक है, कहाँ है हमारा? ये बी नंबर में। कैसे? बी अतीन्द्रिय होते हैं, सॉरी बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। क्या ऐसा बिंब अतीन्द्रिय होते हैं? ऐसा होता है? नहीं, बिंब बल्कि इंद्रिय होते हैं। बिंब क्या होते हैं? इंद्रिय होते हैं। बिंब अतीन्द्रिय नहीं होते हैं, बिंब इंद्रिय होते हैं। बिंब क्या होते हैं? इंद्रिय होते हैं। और यहाँ हमारे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय बिल्कुल नहीं होते हैं। बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं। बिंब जबकि संवेदन से जुड़े होते हैं, इसलिए वो इंद्रिय होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता आप लोग जानते हैं क्या है? कि वो इंसान वो जो है ना, सुंदरता से अधिक, जैसे हम कुछ चीज़ हम सुंदर समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने इमेजिनेशन से वो चीज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं, और भी ज़्यादा। तो हम जब तक संवेदनशील हम में नहीं होगा, तो हम अपने इंद्रिय से उस चीज़ में और भी ज़्यादा सुंदरता कहाँ से देख पाएंगे? यही वजह है कि हम में जब सुंदरता मौजूद होता है, तभी हम दूसरे में भी सुंदरता देख पाते हैं। यानी हम में सुंदरता यानी बिंब है। ठीक है, बिंब का होना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? आया समझ में? इसमें अलंकार प्रधान होता है। बिंब में क्या होता है? अलंकार। जब हम किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन में ले जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी साज सज्जा, लाग लपेट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें समावेश करने की चेष्टा करते हैं। सिर्फ चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि हम सजाते भी हैं। एक कवि को ही देख लीजिए, अपनी कविताओं को कितने सारे अलंकारों से, छंदों से युक्त बना देते हैं, और वो कविता इतना खूबसूरत हो जाता है कि पढ़ते ही मनमुग्ध हो जाती है। और हम दूसरे पाठक को भी प्रेरित करते हैं, या हम पठन वाचन जब करते हैं ज़ोर से, तो दूसरा भी उसे ध्यान से सुनता और बोलता है कि मैं भी इसे ज़रूर पढ़ूंगा। तो उसमें क्या है? या क्या शब्द नहीं, शब्द की खेल तो है, लेकिन उसमें जो अलंकार युक्त होता है और जो उसमें छंद होता है, लय होता है, वो चीज़ पाठकों को आकर्षित करती है अपने तरफ, और यही होती है उसका सौंदर्य। और कविता को सौंदर्य बनाता है अलंकार ही, और यही बिंब है। क्लियर? समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हृदय सहित समाज। असर्शन क्या है? हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। क्या असर्शन कह रहा है? कि हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय सामाजिक होता है। रीज़न? इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। आप बताइए कितना सहमत है इन बातों से आप लोग? हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला जो हर व्यक्ति है, क्या सभी सहृदय होते हैं और सभी सामाजिक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल गलत यहाँ है। अब हम रीज़न देख लेते हैं। साहित्य शास्त्र में इसलिए जो सहृदय और सामाजिक होते हैं, हर हृदय के मतलब समाज में उत्पन्न होने वाली चीज़ है, साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। ना, ऐसा तो नहीं है। जबकि हम लोग साहित्य शास्त्र में इसका उल्लेख आसानी से पाते हैं। तो यानी दोनों ही गलत है। तो दोनों गलत पे कौन है? हमारा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर जो है हमारा ये। क्लियर? समझ में आया? ये तो आप लोगों के लिए तो लड्डू प्रश्न होगा, पढ़ते ही आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
मधुलिका, प्रभात फेरी, प्राणभंग, काठमांडू की पहली सांझ। बताइए कौन होगा। क्या होगा इसका उत्तर? ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। ए का क्या होगा? 3 नंबर, रामेश्वर शुक्ल अंचल। क्लियर। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। और जानते हैं ये दोनों का समय क्या है? दोनों का समय सेम है, 1938। दोनों का समय क्या है? 1938, दोनों ही सेम समय पर। ठीक है। अब बात आती है प्रणभंग। प्रणभंग किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ, सी नंबर। काठमांडू की पहली सांझ। काठमांडू की पहली सांझ आप लोगों को पता ही होगा, शिवमंगल सिंह सुमन है। इस तरह की चीज़ें लिखने में वही माहिर हैं। और सियाराम शरणगुप्त का कोई एक बताइए। मैं बता देती हूँ, मौर्य विजय। पता है इसका टाइम क्या है मौर्य विजय का? 1914। ये कब का टाइम है आप लोगों को पता है? 1914। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखा गया ये कविता है। पता है ना, आज आप लोगों को हिस्ट्री का भी क्लास दे दी इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनाम दास का पोथा। क्या होगा इसका सही उत्तर? अपना मोर्चा बताइए। अपना मोर्चा में है छात्र आंदोलन। मुझे चांद चाहिए कौन है इसके? रंगमंच और सिनेमा संसार। मुझे चांद चाहिए। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति है। अनाम दास का पोथा औपनिषदिक आख्यान है। समझ में आया? सांप्रदायिक संघर्ष की बात की जाए तो आप इसमें डाल सकते हैं भीष्म साहनी। ये बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ मैं लिख देती हूँ भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की मतलब सॉरी तमस है इनकी। ठीक है, यहाँ रचना है ना, मैं रचना ही लिखती हूँ, यहाँ मुझसे गलती हो गई, तमस लिखती हूँ। ठीक है, तमस को जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये 1973 में प्रकाशित हुआ था और 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे? तमस को। तमस किसकी है? भीष्म साहनी की। यहाँ एक्चुअली में रचना थी, इसलिए मैं रचना मिटा के की, पहले मैं लिख दी थी भीष्म साहनी गलती से। भीष्म साहनी इसके एक्चुअल में है रचनाकार। क्लियर। और तमस जो है 1973 में प्रकाशित हुई थी, 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर। अच्छा, अपना मोर्चा की बात की जाए तो अपना मोर्चा कब का है? 1972। और मुझे चांद चाहिए 1993। समय याद रख लेंगे आप लोग। दिलो दानिश भी सेम समय का है, 1993 का। अनाम दास का पोथा कब का है? 1976। ये किसका है अनाम दास का पोथा? HPD का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। HPD को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्लियर। समझ में आ गया ना? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है?
रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। ये है असर्शन। रीजन देख लिया जाए, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? चलिए मैं ही बता देती हूँ। रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। बल्कि ठीक इसके विपरीत था। ठीक इसके विपरीत था, है ना? क्योंकि उसमें श्रृंगार और वीर रस प्रधान रचना थी। ठीक है, सामंती नहीं थी। और उसमें कवि क्या होते थे? राजाश्रित होते थे। रीतिकाल में कवि क्या होते थे? राजाश्रित होते थे। अधिकतर कविता दरबार में ही रह करके रची गई है। और इसलिए उस समय का रीतिकाल का मतलब जितनी भी कविताएं देखी जाए तो उसमें वहाँ की राजशाही संस्कृति देखने को हमें मिलती है। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। ये बिल्कुल सही बात है। ए गलत आर सही, तो हमारा ए गलत और आर सही कहाँ है? ये ए नंबर में है ना। हमारा उत्तर क्या है? ए नंबर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। किसका है बताइए? वीणा के माध्यम से सब कुछ किसको कौन सौंप दिया था? ऑफ कोर्स अज्ञे जी हैं। क्या है? अज्ञे कहाँ है? अज्ञे जी यहाँ है। उनकी एक बहुत पॉपुलर कविता है, याद आ रहा आप लोगों को? चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे उस कविता का नाम, अज्ञे का। नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में, पता नहीं जाने कहाँ वो है। इसके कौन है? मुक्तिबोध। कहाँ है मुक्तिबोध? यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं ये। नेक्स्ट है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। ये किसकी है? दामवीर भारती जी की। मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। यह है दिनकर जी। कौन है? दिनकर जी। अब 5 नंबर में हमारा ए है, दिख गया, और बी एक हम लोगों को पहले नंबर पे ही हमारा उत्तर मिल गया है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हम लोग। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है इसमें बताइए? सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हीन कंसा
आंसू इस विश्व सदन में, ऑफ कोर्स जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। क्लियर? सबका निचोड़ लेकर तुम, बहुत अच्छी पंक्ति है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू कृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूप नारायण पांडे। अच्छा, यहाँ मथुरा होना चाहिए, यहाँ मथुरा लिखा गया है। मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ, मथुरा प्रसाद चौधरी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी। इसका उत्तर क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इनके एक और नाटक का नाम है, जिसका नाम है, बहुत ही चर्चित नाटक है, प्रणयिनी परिणय। ये किशोरी लाल गोस्वामी का ही है। ठीक है, चौपट चपेट, मयंक मंजरी, परिणय परिणय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? युगपद, अतिमा, उत्तरा, गीत गुंज। कौन सा इसमें नहीं है? इसका उत्तर डी नंबर है। इसका उत्तर क्या होगा? डी नंबर, गीत गुंज। इसके रचनाकार कौन है? बोलिए, तो इसके रचनाकार कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, गीत गुंज के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जबकि युगपद, अतिमा, उत्तरा, ये सब किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत के। अच्छा, इसका समय मैं बता दूं क्या? गीत गुंज का समय है 1954। अतिमा का समय जानते हैं आप लोग? पचपन। युगपद का समय है 1949। उत्तरा का समय भी है सेम 1949। ठीक है, इनके और भी हैं सुमित्रा नंदन पंत के, बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से? चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम। किसकी है ये रचना? आत्मजयी की। ये रचना किसकी है? आत्मजयी की। कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। किसकी है? आत्मजयी की है।
ये किसकी रचना है पता है ना? कुंवर नारायण की। यहाँ तो लिखा ही हुआ एकदम साफ। अच्छा, चक्रव्यूह का समय आप लोग जानते हैं? चलिए इसका समय आप लोग जान जाइए। चक्रव्यूह का समय 1956 है। और आत्मजयी जो है इसका समय ठीक उल्टा कर दीजिए, 1965। अपने सामने 1979। परिवेश हम तुम 1961। कुंवर नारायण की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? वीणा, गीतिका, निशा, नीरजा। तो नीरजा इनकी रचना है। क्या है? नीरजा इनकी रचना है। ठीक है, खराब लग रहा है ना? हटा देती हूँ, ऐसे ठीक है ना? नीरजा। अच्छा, नीरजा का समय क्या है जानते हैं? महादेवी वर्मा का ये नीरजा का समय 1935। गीतिका का समय 1936। अक्सर पूछता है ये। वीणा का समय 1927। ठीक है। अच्छा, वीणा किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। गीतिका किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर? समझ में आ गया? आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिटा दी और याद भी हो गया होगा बहुत सारे। और आप लोग रिपीट क्लास से देखा कीजिए ताकि याद जल्दी जल्दी हो जाए। और नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और लोगों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय। और हाँ, ये बात तो मैं बोलना ही भूल गई। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें अच्छे से, ताकि ये चैनल थोड़ा और बढ़े और लोगों में फैले और आपके परिवार थोड़ा सा बड़ा हो। बाय बाय।